डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आज का हमारा टॉपिक यही है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो डिपेंडेंट से पता चलता है कि एक इवेंट का असर अगर दूसरे इवेंट पर पड़ता है, इट मीन्स ये डिपेंडेंट है, और अगर एक इवेंट का असर दूसरे इवेंट पर नहीं पड़ता है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। तो चलें करते हैं, देखते हैं आगे कि जहाँ से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ख़त्म किए थे वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा क्या था? पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये था। अब यहाँ से अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसका बहुत बड़ा यूज है हम लोग को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज कर लो 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। हम 2 बॉल निकालते हैं, एक रेड एक ब्लैक, और 2 कंडीशन में, एक विथ रिप्लेसमेंट एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले हम विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं। 2 balls are drawn, one is red, other is black। पहला विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो पहला बॉल जब हम ड्रॉ करेंगे तो 4 बाई, टोटल बॉल है 9, तो 4 बाई 9। अब इस बॉल को क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट वापस हम डाल नहीं रहे, तो हो गया सेकेंड ड्रॉ। एक बॉल इसमें से कम हो गया, टोटल में से अब ये 3 बचा और ये 5 है ही, तो एक ब्लैक बॉल निकालते हैं 5 बाई 8। देखो यहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट ड्रॉ का असर दूसरे ड्रॉ पर पड़ा है डिनोमिनेटर में। यहाँ 9 था, यहाँ 8 हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। अब ये कंडीशन हो गया डिपेंडेंट। इसमें ये है कि देखो ये है पी बी, तो यहां पर पी रेड इंटू पी ब्लैक व्हेन रेड इज ऑलरेडी ड्रॉन, ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट। अब सेकेंड केस में विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ड्रॉ करते हैं। पहला रेड निकालते हैं तो 4 बाई 9, इसको वापस डाल देते हैं, तो बॉल टोटल 9 का 9 ही रह गया। अब ब्लैक निकालते हैं तो 5 बाई 9 हो गया। अब देखो पहला ड्रॉ का दूसरे ड्रॉ पर कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अगर सिर्फ ब्लैक भी निकालते, रेड ना निकालकर सिर्फ ब्लैक भी निकालते, तो भी ये 5 बाई 9 ही आता। तो ये हो गया, यहां अगर हम लिखें तो पी आर इंटू पी ब्लैक बाई आर व्हेन रेड इज ड्रॉन। लेकिन क्या है, पी बी बाई आर पी बी ही है, बट पी बी बाई आर इक्वल्स टू पी बी। पी बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। तो ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल कितना होता है अगर हम निकालते तो 5 बाई 9, और वही है 5 बाई 9। इट मीन्स ये हो गया 4 बाई 9 इंटू, चलो दूसरे वे से लिख देते हैं, फॉर्मूला में लिख देते हैं, पी बी
पी आर इंटू पी पी, ये हो गया। और ये था क्या, ये था ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी आर इंटू पी, सॉरी, आर इंटरसेक्शन बी, आर इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरसेक्शन पी आर इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू पी आर इंटू पी बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन इवेंट इज इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज डिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम्स ले लेते हैं। ये हुआ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्लैरिफिकेशन, ये कह सकते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट। नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो समझ गए हो तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं। ए क्वाइन एंड ए डाई are tossed. A coin and a die are tossed. Event A is head on coin. Head on the coin. Head on the coin. और event B 3 on the die. Event A है head on the coin. Event B है 3 on the die. थोड़ा सूखने में इवेंट ए लिख लेते हैं, क्वाइन एंड ए डाई आर टॉस्ड A coin and a die are tossed. Event A, head on the coin. Head on the coin. Event B, 3 on the die. Whether the events are independent or not. तो हेड ऑन द कॉइन का सैंपल स्पेस निकालते हैं और ए कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड का भी निकालते हैं टोटल। एक कॉइन और एक डाई को टॉस किया गया तो आ सकता है शुरू में हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, मतलब 12 इवेंट्स है सैंपल स्पेस का। और अब हेड ऑन द कॉइन, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6 और 3 ऑन द डाई। इसका कर लेते हैं बी का।
3 ऑन द डाई हो गया, हेड 3 या फिर टेल 3, यही दोनों होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं, पी ए इक्वल्स टू, ये टोटल है 12 और ए कितना है 6, तो पी ए इक्वल्स टू हो गया 6/12 इक्वल्स टू 1/2। पी बी लेते हैं, पी बी हो गया 1 2, केवल 2 है, 2/12। और अभी इंटरसेक्शन बाकी है, चलो इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, ये हो गया 6 मतलब 1/6। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा केवल एक कॉमन है, हेड 3 दोनों में बस। तो इंटरसेक्शन का हो गया 1/12। अब चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो पी ए इंटू पी बी करते हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/12। ये इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। समझ में आया, क्लियर? एक और इस तरह का ले लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कर लेते हैं, पी ए इक्वल्स टू 1/2 गिवन है, पी ए इक्वल्स टू 1/2, पी बी इक्वल्स टू 7/12, 7/12, और पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू 1/4। चेक वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमको चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ से प्रोसीड करते हैं। ये हम लोग पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसा होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये फॉर्मूला है डी मॉर्गन्स लॉ का। अब बट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब दिस इक्वल्स टू, ये वैल्यू दिया ही हुआ है हमारे पास 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। इंटरसेक्शन निकल गया। अब यूनियन, ये मल्टीप्लाई करते हैं पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू हो गया 1/2 इंटू 7/12 इक्वल्स टू 7/24। तो देख रहे हैं हम लोग पी ए इंटरसेक्शन इंटू पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी
ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों इक्वल नहीं आया। एक सम और लेते हैं। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सम है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है, उसको करते हैं। सपोज करते हैं कि दो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर करते हैं और उन्हें एक प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज कर लो दो स्टूडेंट, एक है जिसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दूसरा स्टूडेंट पी बी है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या इसी को दूसरे तरफ से पूछ सकता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों का मतलब एक ही है। तो करते हैं यहां, सबसे पहले देखो इस सम को करने के लिए क्या करते हैं कि पहले इसका देखा जाए कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो ए सॉल्व कर देगा तो भी सॉल्व हो गया, बी सॉल्व कर दिया तो भी हो गया, और दोनों ने कर दिया तो भी हो गया। तो इस तरह से तीन केसेस बनते हैं। ठीक है, तो तीन केसेस में ना जाकर हम इसको उल्टा निकालते हैं कि प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व और वन में से माइनस कर देते हैं तो हो जाता है। और सीधा भी कर सकते हैं, वो भी करके हम दिखा देते हैं। तो पहले उल्टा करके दिखाते हैं। पी ए डैश निकालो इक्वल्स टू 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2, और पी बी डैश हो गया 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब प्रोबेबिलिटी दैट problem will not be solved इक्वल्स टू हो गया पी ए डैश इंटू पी बी डैश। न बी कर पाया ना ए कर पाया, तो दोनों का ये हो गया 1/2 और नहीं सॉल्व करने के, और ये 2/3 इक्वल्स हो गया 2 कैंसिल 1/3। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल be solved equals to 1 - 1/3 equals to 2/3 equals to 2/3 आंसर। प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। अब इसी को, ये तो उल्टा हम किए, नॉट सॉल्विंग का निकाल के 1 में से माइनस कर दिए। अब अगर सीधा करें हम तो थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं वो भी। देखो सपोज कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है, हम ई ले लेते हैं कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो अब अरेंज करते हैं। सपोज कर लो पी ए सॉल्व कर दिया तो पी बी नहीं सॉल्व कर पाया, प्लस पी ए नहीं सॉल्व कर पाया तो पी बी सॉल्व कर दिया, या फिर दोनों ने सॉल्व कर दिया
पी ए इंटू पी बी, इसने सॉल्व कर दिया। अब वैल्यू बैठा देते हैं। पी ए कितना है 1/2, पी बी डैश कितना है 2/3 प्लस पी ए डैश कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3 प्लस दोनों का सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/3, ठीक वैल्यू बैठाए हैं। पी ए 1/2, पी बी डैश 2/3, ठीक है। पी ए डैश 1/2, फिर पी बी 1/3, ठीक है। 1/2 सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ए का, अब बी का सॉल्विंग 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 6, 2 + 1 + 1 मतलब हो गया 4/6 इक्वल्स टू 2/3। आ गया दोनों तरफ से, हो गया आंसर 2/3। तो दोनों ही प्रोसेस से ये निकल गया। इसी तरह हम 3 इवेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स और रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ मिलेगा, फिर क्या करेंगे अपोजिट निकाल लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, खत्म आंसर, ठीक है। और अगर उसको सीधे करने जाएं तो अरेंज करने में तकलीफ होगी। इस तरह से कोई अगर इवेंट छूट गया, कुछ गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम में फंस जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है उल्टा निकालो और निकाल के 1 में से माइनस कर दो। नेक्स्ट सम देखते हैं। एक ऑड्स वाला सम्स कर लेते हैं। एक ऑड्स का सम देखते हैं। odds against A to solve a problem is, odds दिया हुआ है, odds against A 4-3 is 4-3 और ये A है odds against A, odds in favor of B is 7-5। एक प्रॉब्लम गिवन है ए को दिया गया, एक बी को दिया गया और इसमें odds against A to solve the problem is 4-3 है और odds in favor of B है to solve the problem 7-5 है। तो इसमें क्या करेंगे, ये एक्चुअली रेशियो होता है 4-3, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है 4:3 और ये 7:5, इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो यहां पर odds against A है, इसका मतलब ये हुआ कि A के अगेंस्ट है, मतलब नॉट सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी है 4, पहला वाला अगेंस्ट को यहां शो कर रहा है, तो 4 और 4 + 3 दोनों को ऐड कर दें तो हो गया 7, ठीक है। तो पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 4/7 इक्वल्स टू 3/7। ये ए के सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी है और ये अगेंस्ट है, मतलब नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर बी के लिए पी बी ही है जिसके फेवर में ही है, तो फर्स्ट वाला जो रेशियो होगा वो फेवर को शो करेगा और इसमें फर्स्ट वाला जो रेशियो होगा वो अगेंस्ट को शो करेगा और सेकेंड वाला होगा वो फेवर को शो करेगा। इसमें ऑड्स इन फेवर को फर्स्ट शो करेगा और अगेंस्ट को सेकेंड शो करेगा। तो ठीक है,
यहाँ पर पी बी इक्वल्स टू 7/7 + 5 12 हो गया। तो पी बी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस या यहीं से मिल जाएगा 5/12 ये, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? तो करेंगे क्या, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड का हो गया। अब सपोज कर लेते हैं इसको हम एस ले लेते हैं इवेंट, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का हो गया 1 माइनस पी ए डैश और इंटू पी बी डैश इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस ए डैश कितना है 4/7 है और इंटू बी डैश कितना है 5/12 है, हो गया 1 माइनस ये हो गया 20 और 20/84 सब्ट्रैक्ट कर दें 64/84 इक्वल्स टू कैंसिल कर देते हैं 2 से 32/42 फिर कैंसिल होगा 16/21 आंसर। ठीक है, ऑड्स का एक सम हो गया। अब और एक सम और कर लेते हैं। एक सम और कर लेते हैं। ए स्पीक्स ट्रूथ इन सपोज कर लो 60% ऑफ केसेस, 60% केसेस में ए सच बोलता है एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 70% ऑफ केसेस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें कि एक स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का विरोधाभासी होना चाहिए, विरोध में। ये तो विरोध में होने का मतलब क्या है कि ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा, ये झूठ बोलेगा तो ये सच बोलेगा। तो पहले निकाल लेते हैं पी ए, प्रोबेबिलिटी निकाल लें। पी ए 60/100, पी बी 70/100, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की। ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 6/10, 10 ही रखते हैं 6/10, ये आ गया 7/10। अब पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 6/10 इक्वल्स टू 4/10 और पी बी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 7/10 इक्वल्स टू 3/10, ये आ गया। अब कंट्राडिक्शन, तो इवेंट हम ले लेते हैं ई दैट दे विल कंट्राडिक्ट ईच अदर, तो पी ई इक्वल्स टू, देखो पी ए सच बोला तो क्या हुआ, बी झूठ बोल गया, कंट्राडिक्शन हो गया, प्लस पी ए झूठ बोला तो पी बी सच बोल गया, कंट्राडिक्शन हो गया।
अब रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बैठा दो और कैलकुलेट कर लो। ये हो गया पी ए मतलब 6/10, पी बी डैश, पी बी डैश क्या है 3/10 है, प्लस पी ए डैश, ए डैश क्या है 4/10 है, और इंटू पी बी, पी बी कितना है, पी बी है 7/10, सच बोला है 7/10। अब हो गया ये 18/100 प्लस 28/100 इक्वल्स टू 100, एलसीएम हो गया 16, 46, 46/100 कैंसिल कर देते हैं तो ये 23, ये हो गया 50, तो 23/50 आंसर। तो ये हो गया कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और भी अगर सम्स ट्राई करना, कुछ सम्स नहीं हो तो पूछ लेना या मैसेज कर देना, अगले क्लास में वो हम बता देंगे। लेकिन आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब बताना ज़रूर कैसा लगा, समझ में नहीं आया हो तो हमको बताना ज़रूर, आ गया हो तो फिर ठीक है।